भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप केवल वस्तु के आकार और आकृति में बदलाव होता है, उसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कांच का टूटना या लकड़ी का टूटना या चेयर का टूट जाना, पेन का टूट जाना, ठीक है ना, या गुब्बारे में हवा भरने के बाद उसको दबाना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि दूध से दही का बनना, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल का निर्माण होना, जैसे कि फल का पकना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण होना, जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। पिछले पीरियड में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के द्वारा व्यक्त करना। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या समीकरणों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल का निर्माण होता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसको समीकरण द्वारा व्यक्त करना, H2 + O2 = H2O, यह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इनको समीकरण द्वारा व्यक्त करना, Mg + O2 = MgO, यह कहलाएगा रासायनिक समीकरण। इसके बाद मैं बताया था रासायनिक समीकरणों का संतुलन। रासायनिक समीकरणों का संतुलन, चूँकि रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु का निर्माण होता है और न ही परमाणु नष्ट होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ, अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसे कहते हैं हम रासायनिक समीकरण का संतुलन। यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो
वह असंतुलित समीकरण कहलाता है और उनको संतुलित किया जाता है। तो मैं संतुलित करने का अनुमान विधि भी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ तक बेटा हम पढ़ चुके थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे कि आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया, बारी बारी से इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ये 5 प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। उदाहरणों द्वारा समझेंगे हम इसको। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए। क्या करना है, आप एक कांच का बीकर लीजिए, एक कांच का बीकर, जी ऐसा कांच का बीकर लेंगे जैसे कि लेबोरेटरी में रहता है, प्रयोगशाला में, ठीक है। और इसमें आप लेंगे ठंडा पानी, ले लीजिए। क्या ले लेंगे? ठंडा पानी। आधी बीकर आप ठंडा पानी ले लीजिए। जी पानी का सूत्र क्या होता है बेटा? H2O, ये H2O। अब क्या करेंगे, आप किराने के दुकान से चूना लेके आइए। चूना, किराने के दुकान से क्या लेके आना है? चूना। चूना लीजिए। उस चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं अनबूझा चूना। क्या कहते हैं? अनबूझा चूना। उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दुकान से जो हम सूखा चूना लेके आते हैं उसे कहा जाता है अनबूझा चूना या बिना बूझा हुआ चूना, और उसका सूत्र होता है CaO। और इसके टुकड़े को इसमें डालिए। इस जल में क्या करना है, ऐसा छोटे छोटे टुकड़ा डालते जाइए। ये इसको आप लोग घर में कई बार किए हैं। होली और दिवाली के समय जब आप घर की पोताई करते हैं, ठीक है ना, तो आप बाल्टी के पानी में क्या करते हैं, दुकान से चूना ला करके डालते हैं। किस में डालते हैं? H2O में क्या डालते हो? CaO डालते हो। और आप लोग देखते होंगे कि वो बाल्टी का पानी गर्म होने लगता है। बाल्टी का पानी गर्म हो रहा है, इस पे स्पष्ट है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर भी वही बातें होगी ना। ये बीकर में हम पानी लिए हैं, बीकर में क्या लिए हैं? पानी लिए हम, और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड अनबूझा चूना, मतलब बिना बूझा हुआ चूना इसमें डालेंगे, कुछ टुकड़े डालेंगे तो ये पानी गर्म होने लगती है। आइए अब देखिए क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है ना। CaO प्लस H2O इक्वल टू ये बन जाता है बेटा CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। ये देखिए क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये अनबूझा चूना में हम क्या को किस में मिलाए हैं? जल में मिलाए, H2O में मिलाए। तो दोनों के बीच क्रिया हुई और क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं CaOH ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारक कौन कौन सा है?
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। ये दोनों अभिकारक हो गया, ये लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड अभिकारक हो गया और ये जल अभिकारक हो गया। और उत्पाद क्या बन रहा है भैया बेटा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो जब वह रासायनिक अभिक्रिया जब जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक हो गए और दोनों के संयोजन से एक नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके संयोजित होकर के जब एक नए उत्पाद का निर्माण करती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण देखते हैं, चलिए और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बुक में दिया गया है ना संयोजन अभिक्रिया के और उदाहरण। जैसे कि कोयला का सूत्र होता है बेटा, कोयला में कार्बन ही रहता है, ठीक है ना। ये कोयला को सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी, कोयला। कोयला को हम ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन को मैं बताऊं हमेशा O2 लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा द्विपरमाणु अणु के रूप में रहता है। तो कोयला को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएंगे, जलाएंगे। ये दहन आग से जलाएंगे। कोयला को किससे जलाएंगे, आग से जलाएंगे। किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर बन जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया उत्पाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये देखिए यहाँ पर भी अभिकारक कितने हो गए, दो। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक आपस में संयोजित होकर के एक नए उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस H2+O2 ये दोनों अभिकारक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक आपस में संयोजित होकर के जल का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद ना, ध्यान रखेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होना चाहिए, या तो दो हो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित होकर के जब एक ही नए उत्पाद का निर्माण करे तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन उदाहरण हो गया। एक चूना और जल की क्रिया हो गया, चूने और जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। यहाँ पर कोयला और ऑक्सीजन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से H2O का निर्माण हुआ। ये सब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। इसी तरह से और देखेंगे, नाइट्रोजन N2+H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है, NH3 का निर्माण करते हैं। यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अभिकारक हो गया और दोनों मिल करके एक नए उत्पाद अमोनिया का निर्माण किया है। ध्यान रखेंगे, संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, एक से अधिक नहीं। यदि एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा बेटा तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो केवल देख सकते एक ही उत्पाद बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NH3। साथ आप समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करती है। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। चलिए आइए इसको भी क्रियाकलाप करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेना है। प्रयोगशाला में आप लोग देखते हैं क्वथन नली बोलते हैं टेस्ट ट्यूब को। ये टेस्ट ट्यूब लेंगे आप ऐसा,
ये लीजिए टेस्ट ट्यूब। और आप इसको क्या करेंगे, स्प्रिट लैंप आता है प्रयोगशाला में बेटा, स्प्रिट लैंप, ये स्प्रिट लैंप रहता है ऐसा, ठीक है ना, जिसमें स्प्रिट भरा रहता है। और इसको आप टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लेना क्वथन नली को ऐसा, ये होल्डर आपका हाथ हो गया, ये होल्डर के द्वारा आप क्वथन नली को पकड़ लिए। सूखी क्वथन नली लेना, सूखा टेस्ट ट्यूब, और इसको उसमें थोड़ा सा लेना बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, खाने का सोडा, जो घर में प्रयोग करते हो ना, खाने का सोडा, वही सोडियम बाइकार्बोनेट की थोड़ी मात्रा यहाँ पे लेना। इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी मात्रा ले लेना सोडियम बाइकार्बोनेट का, और टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको पकड़ना, और इसको स्प्रिट लैंप की सहायता से क्या करना है, गर्म करना है। तो गर्म करने से क्या परिवर्तन होता है, गर्म करने से ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को आप क्या किए, गर्म किए, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या किए, गर्म किए। उससे ये 3 प्रकार के पदार्थों में बदल जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ये देखिए 3 प्रकार के पदार्थों में बदल जाता है। क्या क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हुआ, जल में परिवर्तित हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड 3 नए उत्पाद का निर्माण कर रही है। ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन भी बोलते हैं ना। वियोजन को और क्या बोलते हैं बेटा, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जब एकल अभिकारक, ध्यान देंगे, जब एक अभिकारक टूट करके, जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, जब एक अभिकारक टूट करके, ठीक है ना, चाहे वो ऊष्मा से टूटे, यहाँ पर हम ऊष्मा दे रहे हैं, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर रहे हैं बेटा, ऊष्मा दे रहे हैं। जब एक अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव से या विद्युत के प्रभाव से, ठीक है ना, टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने गर्म किया टेस्ट ट्यूब में लेकर के, तो ये सोडियम कार्बोनेट बना, जल बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ से गैस निकलने लगती है ना, यहाँ से गर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को तो क्या निकलने लगती है, गैस। यहाँ पर आप माचिस की तीली ले जाओगे तो बुझ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ पर ताप दे रहे हैं, मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यदि किसी अभिकारक का वियोजन, यदि किसी अभिकारक का वियोजन ऊष्मा के प्रभाव से हुआ है, तो वह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। और उदाहरण समझते हैं, ये पहला उदाहरण हो गया वियोजन अभिक्रिया का। दूसरा उदाहरण देखिए, H2O, जल को हम, जल में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा, ये काम आपको नहीं करना है ना, उल्टा पुल्टा काम घर में नहीं करेंगे, ये लैब में होता है, ये जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने का काम, नहीं पूरा करंट फैल जाएगा घर में, ठीक है ना। इसको सिस्टम के तहत किया जाता है ना। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाती है। ये देखो, H2O में, जल में विद्युत धारा, विद्युत विच्छेदन करने पर, जल का विद्युत विच्छेदन कराने पर ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाती है। समझ में आ रहा है? इस तरह की जो अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है ये। यदि कोई अभिकारक विद्युत के प्रभाव से अपघटित हो रहा है तो उसको विद्युत अपघटन कहेंगे। ये ऊपर वाला ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया था, ये नीचे वाला विद्युत अपघटन कहलाएगा, क्योंकि ये विद्युत के प्रभाव से, H2O विद्युत के प्रभाव से वियोजित हुआ है, इसलिए इसको विद्युत अपघटन कहेंगे। ऊपर वाले ऊष्मा के प्रभाव से अपघटित हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे।
तो जब एकल उत्पाद अपघटित होकर के दो या दो से अधिक नहीं, जब एक अभिकारक अपघटित होकर के, चाहे ऊष्मा के प्रभाव से चाहे विद्युत के प्रभाव से अपघटित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये जस्ट अपोजिट है संयोजन अभिक्रिया था। संयोजन अभिक्रिया में क्या था बेटा, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोजित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करता था, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद अपघटित होकर के वियोजित होकर के दो या दो से अधिक अभिकारक का निर्माण कर रहा है। इसका एक उदाहरण और है, तीसरा उदाहरण और देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें। कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देती है और बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से दो नए उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, तो यह भी एक अपघटन अभिक्रिया होगा। बेटा केशव, आपको समझ में आया संयोजन और वियोजन अभिक्रिया? स्पीक, टेल मी। हाँ ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया। देखो मैं समीकरण संतुलित नहीं किया हूँ, आपको जब लिखेंगे बेटा समीकरण संतुलित करके लिखेंगे, मैं डायरेक्ट सूत्र उठा के लिखा हूँ। समीकरण इसलिए संतुलित करना है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होता है और न ही बनता है, इसलिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं दिख रहा है किसी रासायनिक समीकरण में तो आपको संतुलित करना पड़ेगा अनुमान विधि द्वारा। इस बात को मानिए, नहीं तो परीक्षा में सूत्र सही लिखने के बाद समीकरण तो आपने सही लिखा, जैसे कि परीक्षा में आपने क्या लिखा, ये देखिए H2 प्लस H2O इक्वल टू H2 प्लस O2, ये ऐसा लिख दिया आपने। ये तो समीकरण तो सही है लेकिन संतुलित नहीं है, तो ये गलत माना जाएगा। इसको संतुलित करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन इधर 2 है अभिकारक की ओर, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन उत्पाद की ओर 2 है और इधर कितने बेटा 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुना कीजिए ऐसा सामने, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। अब हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4। ये ऐसा लिखोगे तब ये परीक्षा में मान्य होगा, नहीं तो रॉन्ग होगा, गलत होगा, नंबर कट जाएगा, बता दे रहा हूँ मैं। तो आपको समीकरणों को संतुलित करके लिखना है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, समीकरण संतुलित नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मूल सूत्र लिख रहा हूँ, मूल समीकरण लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया ये भी बहुत इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है, ठीक है ना। विस्थापन जो अभिक्रिया है इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं बेटा ना। एक आप लोग आलपीन जानते होंगे या लोहे का कील, खीला, ठीक है ना, कील। एक काम कीजिए, ऐसा आप 2 आलपीन ले लीजिए। कितने आलपीन ले लीजिए? 2। यह काम करिए 3 आलपीन लीजिए। कितने आलपीन लेना है? 3 आलपीन लेंगे और तीनों को रेगमल पेपर, एक रेगमल पेपर आता है ना, रेतमल बोलते हैं, रेतमल पेपर आता है जो उसको साफ करने का काम होता है, अच्छा से रगड़ लीजिए। तीनों आलपीनों को क्या करना है, अच्छा से साफ कर लीजिए, रगड़ लीजिए। यदि उसमें जंग वगैरह हो तो हट जाए। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, कापर सल्फेट CuSO4, CuSO4 कापर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। ये सब प्रयोग घर में कर सकते हो आप लोग ना। यदि कापर सल्फेट मार्केट में मिल जाए तो इस प्रयोग को करके भी देख सकते हो आप लोग। चूना वाला प्रयोग तो घर ही में कर सकते हो, कांच के गिलास में, ठीक है ना। अब क्या करना है,
कॉपर सल्फेट का हम विलयन तैयार करना है। थोड़ा सा पानी ले लेना और थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का उसमें मिला लेना और थोड़ा विलयन तैयार हो जाएगा ना। कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टली पदार्थ होता है, नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट। अब देखिए ये आल्पिन भी चमकीला है, ये नाम दे देते हैं क आल्पिन, ख आल्पिन और ये ग आल्पिन, ठीक है ना। क आल्पिन, ख आल्पिन और ये ग आल्पिन, ये तीन हम क्या दे दिए, नाम दे दिए। अब ये आप क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेना बेटा, 3 टेस्ट ट्यूब ऐसा, 1 2 और ये 3, 3 टेस्ट ट्यूब लेना ऐसा। ये देखो अब इस टेस्ट ट्यूब में, इन 2 टेस्ट ट्यूब में ना कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देना, नीला रंग का विलयन। ये 2 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नंबर ए और टेस्ट ट्यूब नंबर बी, इनमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देना है, CuSO4 जो आपने बनाया है, पानी में घोल करके बनाना है इसको। कॉपर सल्फेट को की थोड़ी मात्रा को पानी की थोड़ी मात्रा में घोलेंगे तो ये कॉपर सल्फेट का जली विलयन बन जाएगा और इनमें ले लेना है। और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है ना, इसमें इस परख नली में टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं मिलाना। अब क्या करेंगे, ये क आल्पिन और ख आल्पिन इसको यहाँ डुबा दीजिए ऐसा, यहाँ डुबा दो, ये लो धागा बांध के डुबा देना ऐसा, धागा निकाल देना ऐसा, ताकि आपको निकालने में क्या हो जाए, सुविधा हो। तो क आल्पिन और ख आल्पिन इन दोनों को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया। अब ये ग को ऐसी, ग को मत डुबाइए, ठीक है ना, हमको तुलना करना है, क्या करना है, तुलना। तो ग को बाहर ही रहने दीजिए। अब ये डुबा करके 30 मिनट तक के लिए रख दीजिए इसको, 30 मिनट तक के लिए आपको रखना है। अब 30 मिनट के बाद बेटा ये जो हमने आल्पिन का और ख को क्रमशः कॉपर सल्फेट के विलयन ए और बी में डुबाया, उसको निकालिए ऐसा। अब देखो क्या होता है, जो आल्पिन जो चमकीला था, दोनों आल्पिन का और ख पहले चमकीला था, ठीक है ना, वो कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाएगा, भूरा काला रंग का। आल्पिन का रंग कैसा हो जाता है, भूरा काला टाइप हो जाएगा। जो आल्पिन कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा था वो भूरा काले रंग का हो जाता है। साथ ही साथ जो कॉपर सल्फेट का रंग विलयन जो पहले हल्का नीला दिखाई देता था, वो भी उसका रंग कैसा हो जाता है, फीका। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग भी फीका हो जाता है और आल्पिन का रंग भी कैसा हो जाता है, चमकीला से भूरा काला हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको अभिक्रिया के माध्यम से समझिए। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन लिया था, जली विलयन, और उसमें क्या डाला बेटा, कील। कील क्या है, आयरन है, Fe। ये देखो रासायनिक अभिक्रिया बता रहा हूँ मैं। कॉपर सल्फेट हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील मतलब आयरन डाला था। कॉपर सल्फेट के विलयन में, जली विलयन में हमने क्या डाला था, आयरन, लोहे का कील डाला था। तो क्या हुआ था, ये क्या परिवर्तन हो जाता है, ये आयरन अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण, ये यहाँ पर देखिए, एक कॉपर सल्फेट में कौन सा तत्व है बेटा, कॉपर है, Cu। तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण से ये आयरन कॉपर का स्थान ले लेता है और ये बना देता है फेरस सल्फेट, FeSO4, और कॉपर को अलग कर देता है। ये कॉपर को क्या कर देता है, अलग निष्कासित कर देता है, विस्थापित कर देता है, और कॉपर का स्थान आयरन खुद ले लेता है। तो ये बन गया फेरस सल्फेट। थोड़ा अजीब लग रहा है ना अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ भैया, मैं थोड़ा क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, थोड़ा बाद में बात करूँ ना, थोड़ा देर बाद। हाँ ठीक, थोड़ा देर बाद जस्ट। हाँ थोड़ा एक
फ़ोन आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया था ना। हाँ चलिए, कॉपर सल्फेट में आप देख रहे हैं ये तत्व है कापर, Cu तांबा, और कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या डाला था बेटा, लोहे का कील आयरन डाला, जो कि आयरन है, लोहे के कील आयरन से बना रहता है। तो ये आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण से कॉपर को हटा करके, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को हटा करके उसका जगह ले लेता है और ये बना देता है FeSO4 और कॉपर को अलग मुक्त कर देता है। इसलिए ये कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट बनने लग जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है, फीका होने लगता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, फीका। अब ये जो आयरन है, आयरन के ऊपर किसकी परत जमने लगती है बेटा, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट बनने के कारण इसलिए ये भूरा नीला रंग का हो जाता है, भूरा काला रंग का होने लगता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, ध्यान दें, एक तत्व कौन हो गया, आयरन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित करके, ये यौगिक है कॉपर सल्फेट और इसमें दूसरा तत्व क्या है, कॉपर है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित करके उस दूसरे तत्व का स्थान ले लेती है और वह दूसरा तत्व मुक्त हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेती है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका और उदाहरण देखते हैं बेटा। क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2, ये दूसरा उदाहरण देखिए। क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 में लेड मिलाने पर Pb, ये देखिए क्यूप्रस क्लोराइड, ये सूत्र है CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड में लेड मिलाने पर ये बना देती है, ये कॉपर का जगह लेड ले लेती है और ये बना देती है Pb, ठीक है ना, PbCl2 बना देती है। ये Pb यहाँ तक चला गया और कॉपर को अलग मुक्त कर देती है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेती है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए तीसरा उदाहरण देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन AgNO3, याद रखेंगे मैं समीकरण संतुलित नहीं कर रहा, मैं फटाफट लिख रहा हूँ। ये सिल्वर नाइट्रेट का मूल सूत्र है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट में जिंक डालने पर ये जिंक नाइट्रेट बना देता है, ZnNO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट बना देती है और सिल्वर को मुक्त कर देती है। ये जिंक सिल्वर का जगह ले लेती है, चूँकि जिंक जो धातु है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक सिल्वर का जगह ले लेते हैं और सिल्वर को अलग मुक्त कर देती है। देखो, तो ये जिंक नाइट्रेट बना देती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखेंगे कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर से अधिक क्रियाशील ये आयरन होता है, इसलिए आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है। ये देखिए, ये कॉपर से ज़्यादा यहाँ पर लेड अधिक क्रियाशील है, इसलिए लेड कॉपर का जगह ले रहा है। इसमें सिल्वर से ज़्यादा अधिक क्रियाशील तत्व है जिंक, इसलिए अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है और उसका जगह ले लेता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बेटा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं चौथा प्रकार। 3 प्रकार पढ़ चुके, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बड़ा दयनीय स्थिति है, 16 बच्चे जुड़े हैं, उतना कोशिश करो फिर भी। हमने पिछले सोमवार और मंगलवार को एक
रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए एक अभिक्रिया पढ़ा था बेटा कि बेरियम सल्फेट क्या, बेरियम सल्फेट पिछले टॉपिक में आप लोगों को याद होगा, क्रियाकलाप 2 आप पढ़े रहे होंगे कि सोडियम सल्फेट ये उसका सूत्र होता है Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट के जली विलयन में, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट के जली विलयन को एक्वस लिखते हैं, एक क्यू। सोडियम सल्फेट के जली विलयन में धीरे धीरे हमने मिलाया था बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी जली था एक्वस। सोडियम सल्फेट के जली विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाया था। ये सोडियम सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में लिया था उसके जली विलयन को, और धीरे धीरे उसमें हमने बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाया था। तो इक्वल क्या बना था, फिर से लिखता हूँ मैं, थोड़ा ये एक ही लाइन माना चाहिए ना। ये देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट के जली विलयन में हमने क्या मिलाया था बेटा, बेरियम क्लोराइड मिलाया था। तो इक्वल ये बना था बेरियम सल्फेट BaSO4 बना था, और NaCl बना था, सोडियम क्लोराइड। ये देखिए अब थोड़ा समझेंगे ना। यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट में सोडियम धन आयन है, ये सोडियम सल्फेट में ये Na सोडियम धन आयन है सोडियम सल्फेट में। यदि जली विलयन बनाओगे तो याद रखना, मैं एक बात बताया था आप लोगों को, ये सब विद्युत संयोजी यौगिक है। सोडियम सल्फेट भी विद्युत संयोजी यौगिक, बेरियम क्लोराइड भी विद्युत संयोजी यौगिक है। तो जल में घोलोगे तो उसका आयन बताता रहा हूँ मैं। सोडियम सल्फेट को जल में घोलोगे तो सोडियम धन आयन रहेगा, और सल्फेट ऋण आयन SO4 ये ऋण आयन, डबल ऋण आयन। बेरियम क्लोराइड को जल में घोलोगे बेटा तो बेरियम 2 धन आयन, बेरियम की संयोजकता 2 होती है, और क्लोराइड का होता है ऋण आयन। ये देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब सोडियम सल्फेट के जली विलयन में Na धन आयन और SO4 ऋण आयन है, और बेरियम क्लोराइड के जली विलयन में Ba धन आयन है और क्लोराइड क्या है, ऋण आयन है। देखो आयन रहते हैं, आयन विद्युत संयोजी यौगिक को जब जल में घोलोगे तो उसमें आयन रहता है बेटा, आयन उपस्थित। और आयन बता भी दिया, सोडियम सल्फेट में कौन सा आयन, Na धन आयन और SO4 ऋण आयन, और बेरियम क्लोराइड के जली विलयन में Ba2 धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन। तो क्या होता है, जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो ये बेरियम 2 धन आयन, देखो आयन का आदान प्रदान होगा, ध्यान देंगे। बेरियम 2 धन आयन सल्फेट ऋण आयन से क्रिया करने लगता है, देखो, और ये बना देता है बेरियम सल्फेट। बेरियम 2 धन आयन सल्फेट ऋण आयन से क्रिया करने लगता है, संयोजित होने लगता है, और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना देता है, ये पीला अवक्षेप। और ये सोडियम धन आयन क्लोराइड ऋण आयन से क्रिया करने लगता है, और ये बना देता है NaCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ध्यान देंगे, ये सोडियम सल्फेट में Na धन आयन और SO4 ऋण आयन था, तो सल्फेट जो ऋण आयन है, SO4 ऋण आयन है, वो बेरियम क्लोराइड के धन आयन से क्रिया कर रहा है। देखो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। और सोडियम धन आयन क्लोराइड ऋण आयन से संयोजित हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, कहीं पर परिभाषा भी लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 156 में, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये देखो, ये दोनों अभिकारक हो गया, सोडियम सल्फेट अभिकारक, ये देखिए अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। ये सोडियम सल्फेट एक अभिकारक हुआ, दूसरा अभिकारक क्या होगा, बेरियम क्लोराइड। तो इन दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, और उनमें से विपरीत आयनों का युग्म क्या हो जाता है, अलग। ये देखो, ये Ba धन आयन और सल्फेट ऋण आयन, ये विपरीत आयनों का युग्म, ये बेरियम सल्फेट बना लिया। इसी तरह से सोडियम धन आयन और क्लोराइड आयन, ये दोनों विपरीत आयनों का युग्म सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा विपरीत
आयनों का युग्म विलयन से अलग हो जाता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोहरा विस्थापन हो रहा है बेटा, ध्यान देंगे। ये भी एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया, उसमें एक ही विस्थापन हुआ था। ये देखो, ये विस्थापन अभिक्रिया देखिए, क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में लेड डाले थे आप, लेड मिलाए थे Pb, तो कॉपर को हटा के ये लेड आ गया था, ये सिंगल विस्थापन हो गया। लेकिन यहाँ पर दोहरा विस्थापन हो रहा है, देख लीजिए। सोडियम को हटा के सोडियम की जगह बेरियम आ रहा है, ठीक है ना, और सोडियम भी बेरियम को हटा के उसकी जगह जा रहा है, तो यहाँ पर इसको कहेंगे द्विविस्थापन। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा विलयन से विपरीत आयनों का युग्म अलग हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका और उदाहरण देखिए, जैसे कि हमने क्या किया था उधर क्रियाकलाप 3 में हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में, किसके विलयन में, नहीं ये उसमें नहीं आएगा ना, हम यहाँ दूसरा देखते हैं, वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में जिंक मिलाया था, दानेदार जिंक, तो ये बना दिया था ZnCl2। हाइड्रोजन की जगह कौन ले लिया, हाइड्रोजन की जगह कौन ले लिया, जिंक ले लिया, और जिंक क्लोराइड बना दिया, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया था। ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। द्विविस्थापन में और देखिए, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर, वो लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं, तो ये लेड का जगह कौन ले लेता है, पोटेशियम ले लेता है, और ये बना देता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस लेड की जगह क्या ले लिए, पोटेशियम, और ये नाइट्रेट की जगह कौन ले लेता है, आयोडाइड ले लेता है, तो ये PbI पोटेशियम आयोडाइड, ये PbI2 ये पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है, और ये नहीं लेड आयोडाइड बन जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में Pb धन आयन रहता है, 2 धन आयन, और नाइट्रेट तो सिंगल आयन है ना, और इसमें पोटेशियम धन आयन है, और ये आयोडाइड क्या है, ऋण आयन। तो ये देखिए, इस लेड का जगह कौन ले लिया, लेड का जगह ले लिया पोटेशियम, और पोटेशियम का जगह कौन ले लिया है, लेड, तो ये लेड आयोडाइड बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो दोहरा विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए किसी को, अब कल एक और अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, उसको बेटा हम कल पढ़ेंगे। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो अपना माइक ओपन कर लो और बोलिए, पूछिए।